जैसा कि आप सब देख रहे हैं एवरीवन, आज हमारे साथ निरंजन जैन जुड़ चुके हैं इंटरव्यू के लिए। तो निरंजन जैन ने बहुत सारे एग्जाम्स यहाँ पे क्वालिफाई करे हैं। अपने बारे में खुद बताएंगे। निरंजन जैन, पहले आप थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में। हेलो सर। मेरा नाम निरंजन जैन है। मैं बेसिकली असम से हूँ। मैंने ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की थी। स्टेट पीसीएस में मैं इंटरव्यू तक पहुंच चुका था, लेकिन 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। सो उसके बाद मैंने जॉब करना शुरू किया। एंड 2022 में मैंने पहली बार बैंकिंग का एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था। आईबीएस पीओ मैंने मेंस दिया था, मेंस मेरा नहीं हुआ था। और उसी साल मेरा एक स्टेट गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो गया था एक जॉब में, बट उसका रिक्रूटमेंट कैंसिल हो गया था। तो उसके बाद मैंने अपने जॉब पर फोकस करना शुरू कर दिया, तैयारी सब कुछ छोड़ दिया। लास्ट ईयर जुलाई एंड में मुझे लगा कि ओके, फाइनली एक अटेम्प्ट देते हैं इस बार, फुल एंड फाइनल एक अटेम्प्ट देते हैं और देखते हैं। तो इस साल मैंने अटेम्प्ट्स दिए और आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ दोनों क्लियर कर लिए। ओके, तो आपने आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ दोनों ही क्लियर कर लिए। जी जी ओके। सर। अच्छा, अब आप ये थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि आप कब, किस मूवमेंट पे या किस टाइम पे आप मुझसे जुड़े या हमारे बैच से जुड़े। अ, मैं आई गेस मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका था। और इंग्लिश में वैसे मुझे दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मेरा आईबीपीएस पीओ लास्ट ईयर का भी बहुत अच्छा हुआ था। ओके। तो वैसे दिक्कत नहीं, बट क्या होता है ना कि थोड़ा सा एक रहता है माइंड में कि कहीं कुछ गलत ना हो। तो एक वो कॉन्शियस था बहुत। और इस बार ये था कि मुझे किसी भी हालत में सिलेक्शन चाहिए था, तो मैं कुछ भी गलत होने नहीं देना चाहता था। सो एवरी पॉसिबल थिंग जो मुझे लग रही थी कि जरूरी है, कोर्स लेना है या कुछ। और क्योंकि मैं वर्किंग था तो मुझे फाइनेंशियली वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैंने कहा कि चलो कोर्सेज लेते हैं। लाइक सो आई was going through a lot of things and सर्च कर रहा था, तो अचानक से एक रिकमेंडेशन दिया। एंड तो मुझे देखा तो मुझे ठीक लगा, तो आई परचेज द कोर्स एंड स्टार्ट लर्निंग। ओके ओके। ओके जी रंजन, अब अपन एक काम करते हैं, हम सीधा क्वेश्चन आंसर सेशन पे आते हैं। तो कुछ ओके क्वेश्चंस सर। मैं स्टूडेंट के लिए आपसे पूछूंगा। स्टूडेंट ने मुझसे पूछे हैं जो ओके। फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। हाँ। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये होगा कि एक जो स्टूडेंट है, जो वो प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, तो वो इंग्लिश को यही मानता है कि रीडिंग से ही हो जाएगा। मतलब ग्रामर और रूल्स उसको कहीं ना कहीं दिमाग में लगता है, इतने सारे रूल्स हैं, इतनी ज़्यादा ग्रामर है, तो वो एक बार को ग्रामर को स्किप कर देता है और सिर्फ वो रीडिंग के बेसिस पे ही सारे एग्जाम देता है, अटेम्प्ट करता है। मॉक भी लगाता है तो रीडिंग बेसिस पे लगाता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि सिर्फ रीडिंग बेसिस पे ही हमें करना चाहिए या ग्रामर और रूल्स का भी इंपॉर्टेंस है और उसको पढ़ना चाहिए, और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, आपने कैसे करा, आपका क्या माइंडसेट था। यहाँ पे एक बहुत डिबेट है कि रीडिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और ग्रामर कितना पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो पहली बात, ग्रामर और रीडिंग दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, मैं इस चीज़ में बिल्कुल बिलीव करता हूँ। हाँ, ये है कि ग्रामर जो एसएससी में आता है, जैसे एसएससी में आपको हर रूल आपको पता होना चाहिए, वहां पे आप एक छोटा सा भी रूल आप मिस नहीं कर सकते। लेकिन बैंकिंग में सर, अगर आप मेमोरी बेस्ड पेपर्स देखेंगे तो गिने चुने रूल्स आते हैं, हर जी। टॉपिक से वो 5-7 रूल होंगे। बहुत ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, कि आपको इन्फिनिटिव बैर इन्फिनिटिव का डिफरेंस भी नहीं पता होगा तब भी चलेगा। जी बट जी। एटलीस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। ओके। ऐसा नहीं कि आप 5 दिन 6 दिन लगा के 7 दिन लगा के आर्टिकल पढ़ रहे हो, उतना भी जरूरी नहीं है। एसएससी में वो होता है, एसएससी में क्योंकि आपको हर रूल आता है। ओके। और एक और फर्क है, एसएससी के रूल थोड़े से आउटडेटेड है। बैंकिंग में क्या होता है ना कि जो अपडेटेड रूल्स है, जैसे जेड का बहुत यूज होता है एस की जगह पे, वो अप्लाई हो जाता है। लेकिन एसएससी में वो नहीं, जी एसएससी में जी। बिल्कुल वो बुकिश यस नॉलेज यस। चाहिए होती है, एसएससी में बिल्कुल टिपिकल आप कह सकते हैं बिल्कुल बुकिश टिपिकल ग्रामर आती चाहिए। है। तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा लिबर्टी मिलती है आपको, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो अगर आपको थोड़े से रूल कम पता है तो भी आपका काम हो जाएगा। सो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल पढ़ना नहीं है, ग्रामर पढ़िए, बट इतना पढ़िए कि आपको बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए, कि आपको पता चल जाए कि एरर कैसे निकालना है, और थोड़े से लॉजिक जो यूजुअली होता है वो। बाकी इतना कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाइए। बाकी रीडिंग का जो है, मेंस में प्रॉब्लम हो जाती है जब आपकी रीडिंग स्किल अच्छी नहीं होती है। जी जी। बिकॉज कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो रीड बिटवीन द लाइंस बोलते हैं, वो मेंस में बहुत टेस्ट होती है। बिल्कुल। मेंस में तो ऑलमोस्ट 60% पेपर आपका रीडिंग बेस्ड आ जाएगा, 70% बेस्ड आ जाएगा, तब बड़ी प्रॉब्लम होती है।
और मैंने देखा है, लाइक ऑल्दो आई वोंट नेम एनीवन, बट मैंने देखा है कई बार, जैसे कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स या फैकल्टी ही बोल देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, रीडिंग मत करो, वो भी गलत है। जी। और कुछ जो फैकल्टी बोल रहे ग्रामर मत पढ़ो, वो भी गलत है। चीजें दोनों ही जरूरी है, बट ये है कि बैंकिंग का एग्जाम क्योंकि थोड़ा सा रीडिंग बेस मेंस में ज्यादा हो जाता है, तो वहां पे थोड़ा सा रीडिंग भी चाहिए और ग्रामर, दोनों को मर्ज कर कर चलेंगे तो इट्स बेटर। ओके। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं अगर हम इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हमें ग्रामर भी इक्वली इंपॉर्टेंस देना है जितना इंपॉर्टेंस हम रीडिंग में दे रहे हैं। ना हाँ हमें हाँ हाँ, रीडिंग को छोड़ना है ना हमें ग्रामर को छोड़ना है। ग्रामर को दोनों को छोड़ना है, बैलेंस करके चलेंगे तो बैलेंस दोनों का करना जब है, डेडली कॉम्बिनेशन बनता है जैसे कि मैं वो अकबर ही बताता हूँ बहुत तो फायदेमंद फिर है। वो आपको बहुत आगे लेके जाता है। ठीक है। तो जैसा कि आप सब सुन रहे हैं तो आप लोग खुद सुन लीजिए टॉपर का भी यही कहना है कि रीडिंग और ग्रामर दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी टीचर है जो आपको कह रहा है ग्रामर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है रूल्स कितने याद करोगे तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आप लैक हो जाओगे कंपटीशन से आप पीछे हो सकते हो। और कोई अगर ये कह रहा है सिर्फ रीडिंग करो या रीडिंग कम करो तो वो भी गलत बता रहे हैं। तो अगर आप दोनों को साथ में लेके चलोगे तो ही आपके लिए वो बेनिफिट रहेगा। ठीक है। अच्छा। और एक स्टूडेंट का बार बार ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर वो रीडिंग करते हैं सपोज तो रीडिंग में इतनी सारी वोकेबलरी बीच बीच में आ जाती है तो वोकेबलरी को कैसे फेस करा जाए और वोकेबलरी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। देखिए वोकेबलरी तो अनलिमिटेड है, आप सारे याद नहीं कर सकते। बिल्कुल। सो इट्स बेटर कि जो न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं, या आप देखिए प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, उसमें बिल्कुल नॉर्मल वर्ड्स ही आते हैं, बहुत ऐसे कुछ वर्ड्स नहीं आएंगे जो कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होंगे, या कुछ कैट लेवल का नहीं आएगा। आपको शशि थरूर नहीं बनना है, बिल्कुल। सीधा सीधा है कि आपको शशि थरूर नहीं बनना है, ना ही आपको कोई भी चेतन भगत बनना है। जी। बीएन बैंकिंग एस्पिरेंट है तो बैंकिंग एस्पिरेंट की तरह ही रहे, स्टिक टू न्यूज़पेपर्स। आप रूट वर्ड्स का यूज कीजिए, प्रेफिक्सेस एंड सफिक्सेस का यूज कीजिए, और या फिर निमोनिक्स बनाइए, जैसे आप याद कर सकते हैं। और ट्राई कीजिए कि जो वर्ड्स आपने सीखे हैं उसका यूसेज, जैसे एक नाउन है तो वो एडजेक्टिव भी बन सकता है, एडवर्ब भी बन सकता है, एक सेंटेंस में उसको किस तरह से यूज करना है, तो वो आप सीखिए। एक वर्ड के मल्टीपल यूसेज सीखिए, रादर देन एक 10 वर्ड सीख लिया उसका एक एक यूज याद है, तो वो ज्यादा बेनिफिट देगा। एंटोनिम सिनोनिम भी याद हो जाएंगे, बट आप जितने भी वर्ड सीख रहे हैं ना तो उनका यूज कीजिए, डे टू डे लाइफ में बोलते हैं तो उसको लाइए कि अच्छा ये वर्ड मुझे यहाँ यूज करना है। थोड़ा बोलने की भी कोशिश कीजिए, अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ बोलने की कोशिश कीजिए। तो थोड़ा सा एफर्ट दीजिए, ऐसे तो लाइक हम बोल रहे कि रातों रात चमत्कार हो जाए, वो तो होने वाला है नहीं, ओके। टाइम लगता है। और बिल्कुल। सबसे पहली बात, डर जो होता है ना, कि जैसे क्वांट में बहुत लोग डरते हैं कि अरे मुझसे क्वांट होगा ही नहीं, डर के जब शुरू करेंगे तब तो फिर आधा तो डर डर के मारे ही आपसे काम होगा नहीं। सो बिल्कुल ओपन माइंड से सब्जेक्ट को लीजिए, बिल्कुल ओपन माइंड से कि हाँ मुझे आराम से करना है, बिना किसी डर से, तो चीजें इजी हो जाती हैं। अदरवाइज हम एक प्री कंसीव नोशन लेकर रहेंगे कि नहीं मुझसे तो होगा ही नहीं, तो फिर वो कभी नहीं होगा। ओके। तो आपका ये कहना है कि वोकेबलरी अगर आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो करेगा। अगर आप वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इनका ये कहना है कि आप उनका मल्टीपल यूजेस में लेकर आइए। आप देख लीजिए वो वोकेबलरी आप किसी फ्रेंड को बोल सकते हैं क्या। किसी फ्रेंड से रिलेट कर दीजिए कोई निमोनिक्स बना लीजिए मतलब वो आपके ऊपर है वो स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। और वोकेबलरी आप कभी भी पूरी कंप्लीट नहीं कर सकते। वोकेबलरी आपको उतनी करनी है जितने आपके रास्ते में आ रही है। रास्ते का मतलब ये आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें जो वोकेबलरी आ रही है वो आपको नोट डाउन करना है। उसके अलावा आप मॉक दे रहे हैं कोई टेस्ट दे रहे हैं उसमें कोई वोकेबलरी आ रही है तो वो आपको नोट डाउन करनी है। और आपको पता ही नहीं चलेगा धीरे धीरे आपको वो सारी वोकेबलरी आ जाएगी जो लगभग एग्जाम में यूज़ होती है। और इनका ये भी कहना है इन्होंने पहले ये बात बताई थी कि एग्जामिनेशन में जो वोकेबलरी आती है वो बहुत सिंपल आती है मतलब इतनी टफ नहीं आती है। आउट ऑफ द बॉक्स वोकेबलरी बहुत कम यूज़ होती है। और अगर आउट ऑफ द बॉक्स वोकेबलरी आ भी रही है तो आप स्किप कर दीजिए। आप एग्जाम टाइम पे उसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तो सिंपल सा बात है अगर आप किसी चीज़ से डरेंगे रीड नहीं करेंगे आप सोचेंगे मुझे वोकेबलरी नहीं आती तो फिर वो हमेशा आपका एक वीक पॉइंट बना रहेगा। तो आप उसको फेस करिए पढ़िए रिवाइज करिए मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है लैंग्वेज को सीखने के लिए टाइम लगता है। एक बार को फिर भी आप मैथ्स जल्दी सीख सकते हैं रीजनिंग जल्दी सीख सकते हैं। क्योंकि मैथ के अंदर आपने एक फॉर्मूला सीख लिया कंसेप्ट सीख लिया फिर आप मल्टीपल क्वेश्चंस बना सकते हैं लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में कंसेप्ट होता है लेकिन वो बार बार चेंज होता रहता है अपडेट होता रहता है।
तो आपको बेसिकली उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मैथ से भी ज़्यादा प्रैक्टिस आपको इंग्लिश की करनी पड़ेगी एक बार के लिए स्टार्टिंग में। जब आपका पेस आ जाएगा तब आप आराम से आप कंफर्ट हो जाएंगे और आप आराम से अपना चल सकते हैं, इनका ये कहना है ना? बिल्कुल सही कह रहा हूँ निरंजन में? ओके। हाँ सर। चलिए, तो आपके जो दो बड़े क्वेश्चंस थे उनका आंसर मैं आप इनसे पूछ सका हूँ। अब और कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और स्टूडेंट के। अच्छा जी निरंजन, एक चीज़ आप ये बताइए कि स्टूडेंट को ऐसा लगता है ना कि मान लो उन्होंने कोई रूल्स याद कर लिए। फॉर एग्जांपल उन्होंने एक बार कोर्स कर लिया, पूरा पूरा कोर्स, तो जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच सब कर लिए, अच्छे से समझ लिया, पूरा कोर्स हो गया। अब वो कैसे रूल्स को याद कैसे रखे और वो कैसे रिवीजन करे, और उसके बाद वो मॉक कैसे दे, है ना, रिवीजन कैसे करे, प्रैक्टिस कैसे करे, इन सब की बात कर लेते हैं। मतलब ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोर्स पूरा कर लिया है, ठीक है, और ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो अब कोर्स करेंगे। तो अपन पहले ही बात कर लेते हैं, जिन्होंने कोर्स पूरा कर लिया है उनको क्या डेली उनको क्या करना चाहिए, कैसे रूल्स वो रिवाइज करें, कैसे प्रैक्टिस करें, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आपने कैसे किया था? देखिए, अब जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है हम्म। तो सब वो तो मैं उनको बोलूंगा कि आप लोग मॉक्स दीजिए, सेक्शनल टेस्ट आते हैं, क्विजेस आते हैं बहुत सारे। वहां पे देखिए कि आप कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं। कोई टॉपिक समझ लीजिए, पर्टिकुलरली समझ लीजिए आपको एडजेक्टिव्स के सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव में मुझे प्रॉब्लम है। तो गो बैक टू द कॉन्सेप्ट्स, वापस से देखिए कहाँ पे क्या है, देन प्रैक्टिस। हमारी प्रॉब्लम ये है ना सर कि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हम्म। हम बहुत ज्यादा कि बस क्लास देखते रहे देखते रहे देखते रहे, उसी में रह जाते हैं और सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब तक हम सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने दिमाग को अप्लाई करना नहीं सीखेंगे, तब तक वो चीज कभी काम नहीं करती है। कॉन्सेप्ट सीख लेंगे लेकिन उसका यूसेज हमें नहीं आएगा। जी। और अल्टीमेटली जब एग्जाम का प्रेशर आएगा, उस प्रेशर को हैंडल करना भी हम नहीं सीखेंगे जब तक हम सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करते टाइम बाउंड मैनर में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिवाइज, मॉक्स, सेक्शनल क्विज, टेस्ट, बहुत कुछ है आजकल तो उससे कीजिए। और जो कोर्स कर रहे हैं, जैसे आपने नाउन कंप्लीट किया या प्रोनाउन कंप्लीट किया, क्विजेस अवेलेबल हैं, आप दीजिए। ठीक है, रेगुलर बेसिस पर दीजिए। और एक बार अगर आप समझ लीजिए 2-3 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं ग्रामर के, ट्राई टू गो फॉर एरर डिटेक्शन क्विजेस। क्विज टेस्ट भरे हुए हैं, आप दीजिए। अब जैसे कुछ होंगे शायद कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े नहीं होंगे, बट ऐसे कुछ होंगे जो आपको समझ आएंगे। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ऐसे रूल्स आ गए कि आपको पता ही नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल रूल्स होते हैं। हाँ, कई बार मॉक्स में थोड़े से इरेलीवेंट क्वेश्चंस आते हैं, बट डिमोटिवेट मत होइए। ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि प्री में आप देखेंगे यूजुअली मॉक से इजी पेपर आता है थोड़ा। जी। मेंस में होता है कि वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, बट प्री में ऑलमोस्ट थोड़ा सा इजी ही आता है। तो उतना घबराइए मत। एरर ग्रामर इतना टफ नहीं आता जितना लोग बोलते हैं। मैंने जितने एग्जाम्स मॉक्स दिए हैं, नॉर्मली एग्जाम में इजी ही आता है, ग्रामर का सेक्शन इतना ट्रिकी नहीं आता है। ओके, ठीक है। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको रूल्स रिवाइज करने हैं, अगर आपका एक बार कोर्स हो गया, तो अगर आप जब आप कोर्स कर रहे हैं, जैसे मान लो जब आप नाउन कर रहे हैं या आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सपोज करिए आपने नाउन पढ़ लिया, तो नाउन के पर्टिकुलर आपको पता आपने नाउन पढ़ लिया, तो नाउन के तो क्यूज लगाई आप, पर उसके साथ साथ जैसे आपके दो तीन टॉपिक्स हो गए, तो आप मिक्स एरर डिटेक्शन में भी जा सकते हैं, जिससे कि आपने जो जो टॉपिक करे हुए हैं एटलीस्ट आपको उनमें तो कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये मैंने पढ़ रखा है, हाँ इसका आंसर मुझे आ रहा है, ये भी पढ़ा नहीं कोई बात नहीं, गलत भी हो गया तो अब मैं पढ़ूंगा तो मुझे आ जाएगा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो पर्टिकुलर उस टॉपिक वाइज पहले प्रैक्टिस कर लो, फिर मिक्स हम्म, क्विज लगा के आप प्रैक्टिस करते रहो। हाँ ठीक है। बस ओके। हाँ। अच्छा, फिर स्टूडेंट का उसके बाद ये भी सवाल आता है कि अगर मान लो हम मॉक दे रहे हैं, हम क्यूज दे रहे हैं, तो फिर उसको हम्म, एनालाइज कैसे करना है, मान लो गलत हो गया उससे हम कैसे सीखें। मतलब एक मान लो हमने मॉक दिया, है ना, अभी हम ऑल ओवर बात कर रहे हैं इंग्लिश को लेके, जैसे इंग्लिश का हमारा खत्म होता है पूरा, ठीक है, उसके बाद फिर हम पूरा ऑल ओवर सब्जेक्ट की भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है अभी इंग्लिश के ही सारे क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा आ रखे हैं मेरे ऊपर, तो मुझे लगता है इस एक छोटे से इंटरव्यू में हम इंग्लिश को अच्छे से टैकल कर लेते हैं। काफ़ी हाँ सारे स्टूडेंट इंग्लिश को लेके बहुत परेशान हैं। आप देखिए आईबीपीएस पीओ मेंस में पिछले साल जो कट ऑफ थी 15.5 थी, इस बार कट हाँ, ऑफ 11 हो गई है, मतलब कट ऑफ कम 11 हो होती गई। जा रही है। तो उसका मतलब कहीं ना कहीं इंग्लिश लेवल नहीं बढ़ा रहा है अपना, स्टूडेंट अपना लेवल कम कर रहे हैं, मेरा ये मानना है। क्योंकि मैंने जब देखा था स्टूडेंट जब एग्जाम देके आए थे ना मीन्स का, तो सभी ये कह रहे थे सर बहुत ईजी आई थी, इंग्लिश डुएबल थी, एक आरसी बहुत ईजी था, स्टोरी बेस्ड आरसी था, शायद फार्मर के ऊपर था, जो हाँ एक फार्मर। आरसी आया था फार्मर के ऊपर।
है ना। तो स्टूडेंट कहते हैं सर बहुत इजी आ गया, अगर इतना इजी आया था तो कट ऑफ गिरी क्यों। तो मेरा ये मानना है स्टूडेंट को तो इजी लग रहा है लेकिन वो ग्रामेटिकली मिस्टेक कर दे रहे हैं। तो इसलिए मैं इंग्लिश को लेके, और इंग्लिश को मैं चाहता हूँ कि ये सही टाइम है। अगर इस टाइम पे अगर आपको स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, आप समझ जाएंगे, तो आपके पास पूरा टाइम पड़ा है बहुत अच्छा। आप इसको यूटिलाइज करके अपना आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो अब आप बताइए कि हम मूक को कैसे एनालाइज करें। अगर हम इंग्लिश का कोई मूक दे रहे हैं, कोई भी सेक्शनल क्यूज, उसमें अगर गलत हो जाते हैं, जैसे मान लो बहुत ही कम मार्क्स आ गए, तो हम कैसे उसको कोप अप करें, है ना, कैसे उसके साथ कोप विद करें, ये सब आप चीजें एक बार बताइए। मॉक देने के बाद क्या करना होता है कि आप देखिए कि पहले तो गलत कितने हुए। अगर जितने भी रॉन्ग हुए हैं आप उनको चेक कीजिए कि कहाँ पे गलत हुए हैं। कई बार होता है कि हमने कु- गलत आंसर कर दिया, मतलब कॉन्सेप्ट ही हमने गलत पढ़ा है। कई बार होता है हमने डायरेक्शन सही से नहीं पढ़ा, हमको पता था कि आंसर क्या है, डायरेक्शन सही से नहीं पढ़ा, तो हमने वहां पे गलत मार्क कर दिया। या फिर क्या होता है, कई बार हम लोग क्लिक जब करने जाते हैं तो अगर बी क्लिक करना है उसकी जगह पे हमने सी क्लिक कर दिया। तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये हमें ध्यान रखनी है। केयरफुल हो गया जब भी अटेम्प्ट करें मॉक, डायरेक्शन हमेशा सही से पढ़ें। बिकॉज डायरेक्शन अगर आपने एक बार, अगर जैसे एरर डिटेक्शन में आता है आपको करेक्ट सेंटेंस फाइंड करना है, और हमारी टेंडेंसी होती है कि इनकरेक्ट फाइंड करने की। तो एक नॉर्मल टेंडेंसी है, तो उस टेंडेंसी को कंट्रोल करना है कि एरर डिटेक्शन चलो गलत निकाला नहीं, आप डायरेक्शन पढ़िए पहले क्या है। जैसे तो कि वो डायरेक्शन पर, जैसे हाँ। वो क्वेश्चन आते हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट वाले, उसमें कैन हाँ, नॉट फ्रेज रिप्लेस पूछ लेता है। कैन नॉट बी रिप्लेस पूछ लेंगे तो वो जी। प्रॉब्लम हो जाती है। वो तो डायरेक्शन सही से पढ़े, क्या करने दिया गया है, फिर उसके बाद अटेम्प्ट करें। तो पहली बात तो ये। सेकंड थिंग, जब मॉक देने के बाद जब एनालिसिस करें तो पहले देखिए गलत क्या हुए, क्यों गलत हुए पहले ये देखिए। तो उनको नोट डाउन करके रखिए कि इस पर्टिकुलर मॉक में मेरे ये क्वेश्चन थे, इसमें मैंने ये मिस्टेक की थी। एक चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा, अपनी एक ग्रोथ चार्ट होना बहुत जरूरी है। जो भी आप प्री के मॉक्स दे रहे हैं और मेंस के मॉक दे रहे हैं, एक ग्रोथ चार्ट बनाइए। किसी भी प्लेटफॉर्म का मॉक है, कौन से नंबर का मॉक है, कौन से ईयर का, अगर पिछले पुराना मॉक दे रहे हैं तो उसका नंबर लिखिए, और लिखिए कि पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में मैंने ये मिस्टेक की थी, ताकि नेक्स्ट मॉक आप जब दे तो आपको दिमाग में रहे कि मुझे ये नहीं करना है अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है। तो अपने आप को रिमाइंड कराना रहेगा। और अगर आपने कॉन्सेप्ट में गड़बड़ की है तो डेफिनेटली आपने कौन से टॉपिक के कॉन्सेप्ट में गड़बड़ की है, तो उस कॉन्सेप्ट को वापस से देखिए, चेक कीजिए। तो देखो, टाइम लगता है, चीजें जब आप सीखते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तब भी बहुत मिस्टेक्स होंगी। जिनका अच्छा नहीं है इंग्लिश में कमांड, इवन जिनका अच्छा भी होता है, हम जैसे कभी कभी हमारा भी आता है कि मॉक में अच्छे स्कोर नहीं आते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा 30+ ही आए, नहीं, कभी कभी 24-23 भी आए हैं। बट उसको भी आपको सीखना होगा कि गलती कहाँ हुई है। तो जहां भी मिस्टेक है नोट डाउन करिए, अपनी गलती को याद रखिए, कि रिमाइंड करें कि ये मुझे वापस करनी नहीं है। ओके। और हमेशा ये ध्यान रखिएगा, स्पेशली मेंस में पूरा पेपर सॉल्व नहीं करना है। एक सीधी सी बात, बहुत से स्टूडेंट का होता है ना कि इंग्लिश अच्छी है या कौन अच्छा है, हम सब करेंगे। नहीं, उस अर्ज को कंट्रोल करना है। आरआरबी में, आरआरबी पीओ क्लर्क में थोड़ा सा ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि वहां पे ज्यादा करना होगा। बट एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में आपको सिलेक्टिव करना है। तो थोड़ा सा वो हर चीज करने की टेंडेंसी को कंट्रोल करना है, इवन इफ यू नो, थोड़ा सा सिलेक्टिव, क्योंकि वो ट्रैप हो सकता है कि आपको पेपर इजी लग रहा है, माइट बी ए ट्रैप। तो थोड़ा सा कंट्रोल करके सावधानी से करे, इवन इफ यू नो और इवन इफ यू डू नॉट नो। तो थोड़ा सा वहां पे कंट्रोल होकर अपने माइंड को अलर्ट रहकर दे। बिकॉज मुझे, मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया इस बार आईबीपीएस पीओ मेंस में, और वो चीज मुझे अभी तक खा रही है कि इस बार मेरा गलत कैसे हो गया, बिकॉज मेरी स्ट्राइक रेट हमेशा 100% रहती है। ओके। तो ओके। अभी तक मेरे दिमाग में वो है कि क्यों वो 33.50 है, क्यों 34 नहीं है। ओके, तो आपने 34 प्लीज, अटेम्प्ट करे थे। हाँ, तो वो चीज मैं अभी भी चाहता हूँ कि बिल्कुल केयरफुली करें, क्योंकि हो सकता है हमें वो इजी लग रहा है, बट कहीं पे हम मिस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि इजी पेपर में फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जी। जब टफ पेपर आता है तो हम निकाल लेते हैं, बट इजी में ज्यादा डिफिकल्टी होती है। सो वो कंट्रोल कीजिए। और एक जो मिस्टेक हो गई है, रिमेंबर उसको वापस करना नहीं है। वो अपने मॉक की एक चार्ट बनाइए, दो प्री मेंस की, हर सेक्शन की, कि इस मॉक के इस क्वेश्चन में मैंने क्या मिस्टेक की, मेरे मार्क्स कितने, अटेम्प्ट कितने किए, और एरर कितने रहे। और आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जो अगर आपने पिछले मॉक में 5 गलत किए, इस बार मुझे कम करना है।
तो हमेशा वो अलर्ट रहना पड़ेगा आपको। और जितना अपने दिमाग को आप खुद से करेंगे ना उतना होगा, बिकॉज हम फैकल्टी पर इतना ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं। लास्ट डे तक मैंने देखा है, एक्चुअली ये मुझे कहना नहीं चाहिए, बट लास्ट डे तक स्टूडेंट 6 घंटे 7 घंटे क्लास में बैठे हैं। रादर देन उस दिन आप रिवाइज कीजिए, थोड़ा माइंड को रिलैक्स कीजिए, वो अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर काम कीजिए। जी जी। बिकॉज पढ़ तो हम 6 महीने से रहे हैं, बट हम्म, एग्जाम के टाइम पे हमें माइंड को बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है। और उस लास्ट दिन भी अगर हम 7 घंटे की मैराथन में बैठे हैं तो इट्स वेस्ट ऑफ टाइम मेरे हिसाब से। उस दिन आप रिलैक्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए, ताकि एग्जाम में जब जाए बिल्कुल शांत मन से जाए तो एग्जाम अच्छे से हो। सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और यहीं पे हम लैग करते हैं। बिकॉज अभी मैंने जितने से भी बात की सबकी यही प्रॉब्लम है कि मॉक नहीं दिए थे, प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया था, टाइम मैनेज नहीं होता है। और मुझे टाइम मैनेजमेंट का सर आज तक समझ नहीं आया, बिकॉज काम करके निकाल चुका हूँ 2 एग्जाम। बिल्कुल बिल्कुल। फादर बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है, वो भी देखता हूँ। इतने सारे चीजों में मैं एग्जाम निकालता हूँ, यहाँ पे सर 12 घंटा 13 घंटा पढ़ने को मिलता है, फिर भी एग्जाम नहीं निकल रहा है। तो वो कहीं ना कहीं आप सीरियस नहीं है, फोकस नहीं है, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि 12 घंटे हैं तो बहुत टाइम है, हो जाएगा, वो लेथार्जिक हो जाते हैं ना। वो भी कंट्रोल कीजिए पहली बात तो। ओके। तो निरंजन, आपको कितना टाइम मिलता था डेली? आप कितना टाइम प्रिपरेशन के लिए निकाल पाते मैं बिल्कुल सब कुछ, मतलब एकदम मैंने स्क्वीज करके निकाला है, एकदम हार्डली 5 से 6 घंटा, उससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता थे? था। ओके। और तो ऐसा तो है नहीं कि आप डेली 6 घंटा निकाल पाते हो, कभी कभी नहीं भी निकाल पाते होगे। नहीं होता है सर, कभी 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 बहुत कोई ज्यादा काम आ गया, तबीयत ठीक नहीं है, मतलब कुछ भी मैं होता ये है। मान सो लूँ ऑन एन एवरेज 4 घंटे आपका रहा होगा, ऑन एन एवरेज उससे चार ज्यादा घंटे होता भी नहीं था होता मुझसे भी कभी। नहीं। ओके। तो देखिए, आप सबको मैं इनकी बात को कंक्लूड करना चाहूँगा। तो जो निरंजन जैन है, इन्होंने जॉब के साथ साथ और जो घर में जो हेल्थ इश्यूज थे फैमिली मेंबर के, तो भी हमारा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। मतलब एक रहता है ना यार, एक होता है हम खुशी खुशी अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। एक टेंशन के साथ पढ़ना और एक खुशी खुशी पढ़ना बहुत डिफरेंस है। तो भी इन्होंने इतने कम टाइम में और ऐसी सिचुएशन में भी दो बड़े एग्जाम निकाले हैं। और इनका जो एग्जाम निकला है वो ऐसा नहीं है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा पहले से ही प्रिपरेशन करते आ रहे हैं। इनका बैंकिंग बैकग्राउंड भी नहीं था, पहले इन्होंने बैंकिंग का कुछ पढ़ा भी नहीं था, अचानक से आए। इन्होंने बस एक माइंडसेट बनाया कि मुझे बिल्कुल सटीक पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ पढ़ लेना है, मुझे उतना ही पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। इन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज करा, उसको समझा और जितना हो सकता है उतना ही करा। लेकिन जो भी करा सब कुछ 100% अपना वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होके करा। ठीक है। और इनकी एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे कंक्लूड करना चाहूँगा, इनका ये कहना है, इनका जो कहना है वो कोई करता ही नहीं है। अगर वो कोई कर ले, तो आज जैसे इंटरव्यू में बैठे हैं तो आप सबकी लाइन लगी हो इंटरव्यू के अंदर। इनका ये कहना है कि ये जब भी मॉक देते थे या छोटा क्यूज भी अगर देते थे, तो इनके पास प्रॉपर ग्रोथ चार्ट था। ग्रोथ चार्ट का मतलब इनको पता है, मैंने पर्टिकुलर मान लो 74 अगर क्यूज दिए तो 74 में मेरे 2 रॉन्ग हुए। और वो 2 रॉन्ग इस वजह से हुए, मतलब नाउन मैंने नहीं चेक करा या मैंने वर्ब नहीं देखी, इस वजह से रॉन्ग हो रहे हैं। तो इनका ये कहना है आपके पास एक पर्टिकुलर पेज है, कॉपी होनी चाहिए, जिसमें आप अपनी गलतियां लिखो। और ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, आप देखिएगा। मैंने आपको बताया है कि एक लाइव गाइडेंस वाली मेरी वीडियो है, उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि एक पर्टिकुलर आपको क्या करना है। जैसे मान लो आपने एक मॉक दिया, मॉक के अंदर आपकी जो जो गलतियां हैं उसको आप लिख लो। इसलिए मेरा गलत हुआ, अब ये गलत नहीं होगा, मतलब लिख लिया आपने, आपके माइंड में वो स्ट्राइक कर जाएगा। और जब भी आप मॉक देने जा रहे हो तो पहले उस कॉपी को एक बार देखो, उस पेज को पलटो कि ये मैंने गलत करा है, अब ये मॉक दूसरा देने जा रहा हूँ, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट कोई नई गलती होगी तो मैं नया सीखूंगा, लेकिन ये वाली गलती वापस से रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो आपको भी पता है किसी भी मॉक में क्वेश्चंस कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। हाँ, कंसेप्ट रिपीट होते हैं। तो अगर आपने कंसेप्ट लिख लिए, फॉर एग्जांपल आपने मान लो कोई वर्ब का कोई भी एरर कर दी, कोई आपको कंसेप्ट आया नहीं, तो आपने वो लिख लिया, आपने रिवाइज कर ली, याद कर लिया। उसके बाद जब आप दूसरा मॉक देने जा रहे हैं, क्यूज देने जा रहे हैं, तो उस कॉपी को पहले ओपन करो, देखो कितने क्वेश्चन गलत हुए थे और क्या रीजन था जिसकी वजह से गलत हुए थे। और ये सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं कह रहा हूँ मैं, ये भी इंग्लिश में ही ऐसा नहीं करते हैं, ये रीजनिंग में भी करते हैं, क्वांट में भी करते हैं, जीए में भी करते हैं, सब में करते हैं। तो आपको ये सारी स्ट्रेटेजी हर एक सब्जेक्ट के लिए फॉलो करनी है। ठीक है। तो मान लो आपका कोई क्वांट में गलत हो रहा है, क्यों गलत हुआ, कैलकुलेशन की वजह से गलत हुआ, तो उसको लिख लीजिए कैलकुलेशन के कारण गलत हुआ। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा, और आपको ये पता लगेगा यार आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं। आपको डॉट्स मिलते चलेंगे आपके, आपको पता लगेगा ये गलत है, आगे आगे मोक्ष में ये सब गलत नहीं करना है, कनेक्ट करते हुए चलेंगे। तो ऐसे ही करके आपका इंप्रूवमेंट होगा। एकदम से कोई जादू नहीं हो जाएगा कि मान लो मैं आपको बता दूं ये गलत हुआ ऐसे कर लो अब नहीं होगा, ऐसा नहीं होता।
इंसान का जो माइंड है वो वही चीज़ें करता है जो उसके माइंड में फिट हो जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में चल जाती है, वो वही बार बार करता है। अगर आप कोई नया चीज़ सीख रहे हो तो वो उसी टाइम तक याद रहेगी, कुछ टाइम बाद आप भूल जाओगे। तो इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस करो। तो आप कोई भी नई चीज़ सीख रहे हो, प्रैक्टिस करते जा रहे हो, प्रैक्टिस करते जा रहे हो, फिर वो आपके माइंड में स्टोर होती जाएगी, स्टोर होती जाएगी। जब भी तो आज हम टू का टेबल याद नहीं करते क्योंकि टू का टेबल स्टोर हो चुका है। लेकिन जब हम छोटे थे, याद करो, हम टू का टेबल याद करने के लिए ट्यूशन जाते थे, अपने पेरेंट्स से पढ़ते थे, डेली लिखते थे, रिवाइज करते थे। तो आज उसकी जरूरत नहीं। ऐसे ही सारे आप कह सकते हैं कंसेप्ट है। आज जो कंसेप्ट आप लिख रहे हो, याद कर रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोगों को प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है। बस जो आपने पढ़ लिया, और इनका ये भी कहना है कि जब आपका एग्जाम पास में आ जाता है तो आप फैकल्टी पे और ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। तो फैकल्टी ने अपना काम कर दिया है, उसने बहुत पहले ही आपका कोर्स करवा दिया, बहुत पहले ही आपका काम हो चुका है। तो आप ये मत सोचो अगर वो कोई क्लास करवा रहे हैं तो वो हम सिर्फ उसी पे डिपेंड मत रहो। उनका ये कहना है कि जो लास्ट के दिन होते हैं, आप उस समय अपने दिमाग को शांत रखो, या ये देखो आपको क्या नहीं आता है जो आप रिवाइज कर लें, ज़्यादा हेक्टिक ना हो। कोई भी न्यू चीज़ सीखने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जब आप 6 महीने में, 1 साल में नहीं सीख पाए, वो आप एक दिन में कैसे सीख जाएंगे। और अगर मान लो आप सीख भी गए तो एग्जाम में वो ढंग से लगेगा नहीं लगेगा, क्या गारंटी है। तो इसलिए आप इन चीज़ों से बचें। आप खुद पे टाइम स्पेंड करें जब लास्ट के कुछ दिन बचें तो। इनका ही कहना है। ठीक है। तो पूरा कोर्स अच्छे से अपना कंप्लीट करें, रिवाइज करते रहें, प्रिपरेशन करते रहें। गलत होंगे, ये एक लाइफ साइकिल है, इसमें गलत होता है, सही होता है, गलत होता है, सही होता है। बस आप नई नई चीज़ें सीखते चले। अगर आप पुरानी जो कॉपी में लिखा हुआ है, जो आपने गलत कर रखा है, वापस वही गलत हो रहा है, इसका मतलब आप कुछ नहीं सीख रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर आप नई कॉपी में नया नया लिखते जा रहे हैं, नई गलती हुई है, नई गलती हुई है, तब आप सीख रहे हैं। कुछ न्यू मिस्टेक करते जाएंगे और उससे अगर आप सीखते जाएंगे तो आप सीख रहे हैं, आप ग्रोथ कर रहे हैं। अगर आप पुरानी मिस्टेक को रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ नहीं सीख रहे हैं, आपका माइंड पूरा फोकस्ड नहीं है। ठीक है। तो इनका ये कहना था मॉक एनालाइज को लेके और प्रैक्टिस को लेके। तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी। और निरंजन, एक भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि सर कितने घंटे पढ़ें, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, क्या करें। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है। अ, सीधा एक ही मैं बोलूँगा, जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, उसको आप टाइम दीजिए ज़्यादा। ओके। बिकॉज़ मेरे केस में इंग्लिश मेरी स्ट्रेंथ थी, तो मैंने उसके ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान दिया। तो उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एफर्ट दिए। ज़्यादा मेरा ध्यान था कि क्वांट और रीजनिंग मुझे अच्छा करना है। स्पेशली क्वांट, बिकॉज़ रीजनिंग भी आपका ज़्यादा कॉन्सेप्ट होते नहीं है। एक बार आप कॉन्सेप्ट सीख लें, उसके बाद प्रैक्टिस ही है। क्वांट में कॉन्सेप्ट बहुत है, चैप्टर्स बहुत है, टाइम बहुत लगता है सीखने में, तो मैंने वहाँ पे ज़्यादा फोकस किया। और जीए में रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ता था और रिवाइज करते रहता, तो उतना इशू नहीं था। और तो वही है, आपका जो सब्जेक्ट वीक है, इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश को ज़्यादा टाइम दीजिए, क्वांट वीक है तो क्वांट को थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए। बट हाँ, एक थंब रूल रखिएगा कि जीए आपको डेली करना है, करंट अफेयर्स। बहुत से बोलते हैं कि लास्ट के 20 दिनों में मुझे शॉर्टकट पूछ रहे थे एसबीआई क्लर्क के टाइम पे, एंड मैं बोला कि लाइक ये तो कुछ नहीं हो सकता अब। फिर भी लाइक ये कि मैं ये बोलूंगा कि जीए बहुत बोरिंग सा लगता है। मैं मानता भी हूँ और बहुत से स्टूडेंट को बोरिंग लगता है, हालांकि मुझे नहीं लगता। बट एक चीज समझ लीजिए, सिलेक्शन चाहिए तो रेगुलर करना पड़ेगा, इसका कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। इवन आप क्वांट हो चाहे रीजनिंग हो, कोई अगर सब्जेक्ट अगर आपको पसंद नहीं है, उस चीज को पसंद नापसंद को हटा के आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बैंकिंग में आए हैं, क्वांट भी पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग, चाहे आपको कितना भी बुरा लगे, इफ यू वांट सिलेक्शन, पढ़ना पड़ेगा। नो इफ्स एंड नो बट्स, आपको करना है, दैट्स इट। ओके। तो निरंजन जैन का ही कहना है कि आपको सभी सब्जेक्ट को इक्वली पढ़ना पड़ेगा, सभी में आपको एक्सपर्ट होना है। लेकिन आपका इसके बारे में क्या राय है। जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जिनसे मैं भी इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो वो ये कह रहे हैं कि सर इंग्लिश अभी इस टाइम आप इंग्लिश में एज ले सकते हो ज़्यादा अच्छे से, जितना क्वांट और रीजनिंग में नहीं ले सकते। क्या आपको भी ये लगता है कि इंग्लिश में हम जल्दी एज ले सकते हैं, क्वांट और रीजनिंग में उतना नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है आपको। ये डिबेट एक्चुअली सर अभी की नहीं है, ये डिबेट एक्चुअली 2020 के बाद से जितने भी एग्जाम हुए, क्योंकि 19 तक पेपर थोड़े थोड़े ठीक आते थे, क्योंकि जीए भी होता था, एज दे देता था। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि जीए भी काफी अनएक्सपेक्टेड हो गया है, रीजनिंग में क्रिटिकल बहुत ज्यादा आने लगा है, और जिसके बारे में अब तक कोई बात नहीं करता, क्रिटिकल रीजनिंग वो अब हॉट टॉपिक बन गया है। इंग्लिश हमेशा से ही मतलब स्कोरिंग रहा है। आप देखेंगे मेंस में, इवन इस साल ही आई गेस एक स्टूडेंट के बहुत अच्छे मार्क्स आए, आई गेस अराउंड 37 समथिंग। मेरे नोन में है एक 36 लेकर आए हैं एक लड़के। ओके। तो
आई हैव सीन पीपल, इवन लास्ट ईयर मैं खुद 35 लेकर आया हूँ। तो ओके। हाँ, इंग्लिश स्कोरिंग हमेशा से रहा है। और मतलब ऑल्दो बोलते नहीं है बहुत सारा, आई गेस लोग बताते नहीं है, या बहुत ज्यादा हमें पता नहीं चलता, बिकॉज क्वांट और रीजनिंग के मार्क्स बहुत ज्यादा बता दिए जाते हैं, क्वांट के स्पेशली। ये हम्म। एजुकेटर्स जो है बहुत फ्लॉन्ट करते हैं, इंग्लिश के बहुत ज्यादा फ्लॉन्ट नहीं करते, बट सच्चाई ये है कि इंग्लिश के स्टूडेंट ज्यादा स्कोर करते हैं मेंस में। जी। और इंग्लिश में 40 में से 30 नॉर्मल है। बिकॉज मैं खुद बैठा हूँ और मेरे साथ भी मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं जिनके आए हैं, तो इंग्लिश में 30+ बहुत स्टूडेंट के आते हैं। 37 भी आई गेस किसी ने स्कोर किया है, तो इंग्लिश एज देता है। इंग्लिश ही नहीं, इवन जैसे जीए भी है। इंग्लिश और जीए जिनका अच्छा रहता है, तो नॉर्मली एसबीआई पीओ में देखेंगे, आईबीपीएस पीओ में एक एज मिलती है। बिकॉज मेरे खुद के ही मैं अगर देखूं तो मेरे एज उन्हीं से मिली है मुझे, आईबीपीएस पीओ में भी और एसबीआई पीओ में भी। तो मेरे लिए तो ऑब्वियसली दीज टू सब्जेक्ट्स आर वेरी टाइम, स्पेशली इंग्लिश मेरे लिए तो एज देता है। तो हाँ, ये है कि इंग्लिश एज तो देता है। ओके। बाकी इट डजेंट मैटर, क्योंकि इवन अगर आपका क्वांट भी बहुत अच्छा है और अगर आपने अच्छे से एग्जाम को हैंडल कर लिया, बिकॉज क्वांट में वो होता है कि एग्जाम को हैंडल करना। बिकॉज मुझसे भी, क्योंकि मैं बहुत एवरेज हूँ क्वांट में, मैं स्ट्रिक्टली बोलता हूँ, बट मुझसे भी अच्छे बहुत स्टूडेंट हैं जिनका बहुत अच्छा क्वांट है, बट मुझसे कम स्कोर लेकर आए हैं, जबकि उनका क्वांट में बहुत अच्छा है। बट आई गेस वो डिपेंड करता है कि आप एग्जाम किस माइंडसेट से दे रहे हैं, आपका क्वेश्चन सिलेक्शन कैसा है। तो अगर आप वहां पे अगर अच्छा परफॉर्म कर पाए तो क्वांट भी आपको दे सकता है, रीजनिंग भी दे सकता है। तो डिपेंड करता है, बट हाँ, कहीं ना कहीं ये एक है कि इंग्लिश जिनकी अच्छी होती है उनके लिए थोड़ा सा सिलेक्शन इजी हो जाता है, ये है तो सही। जी। तो जैसा कि आप बोल रहे हैं, तो एक सिंपल सा हम कंक्लूजन निकालते हैं। आप देखिए, आपने जितने भी स्कोर कार्ड देखे हो, हार्डली एक या दो स्टूडेंट 30 अबव क्वांट में या रीजनिंग में लाया हो, हार्डली। हाँ और हाँ एक नॉर्मल स्टूडेंट, मान लो नॉर्मल एवरेज वो 15 ला रहा है, मान लेते हैं क्वांट में, है ना। और एक जो कोई टॉपर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 22 ले आएगा, या फिर 20 ले आएगा, 24 ले आएगा। मतलब वो 10 मार्क्स की लीड ले पाता है। लेकिन जहाँ हम इंग्लिश की बात करें, तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट अगर हम निकालेंगे तो 30 अबव ही रहेंगे। अगर जी, इंग्लिश में कोई अच्छा स्कोर कर रहा है तो फिर वो 30 अबव कर रहा है। और अगर कोई जाते नहीं हैं। कर रहा है तो कट ऑफ भी नहीं निकाल पा रहा है। तो इंग्लिश में दो ही कैटेगरी बचती है, या तो 30 अबव हाँ है, जाएगा बंदा, या तो फिर वो कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाएगा। और नहीं मैक्सिमम निकलेगा। स्टूडेंट आके अटकेंगे 20 से नीचे, बिलो 20। हाँ तो 20 हाँ, से अबव अगर कोई जा रहा है तो फिर वो 30 अबव ही जा रहा है, मैक्सिमम जाता है, 30 अबव जा रहा है। जाते हैं। तो इंग्लिश में कहीं ना कहीं 10 to 12 या फिर 10 to 15 मार्क्स आप सभी से एक्स्ट्रा ला सकते हैं आराम से। ला उसमें सकते कोई हैं आराम दिक्कत से। नहीं है। और इंग्लिश में ऐसा भी रहता है ना, अगर मान लो आपने रीड करा, बना तो ठीक है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर दो। लेकिन रीजनिंग स्किप में क्या करो। होता है, मान लो आप पजल बना रहे हो, आपको पता है बन जाएगी, मशीन पुट बना रहे हो, आपको लग रहा है बन जाएगी, नहीं बना तो वो टाइम कहाँ से लाओगे वापस? वो टाइम स्टक वापस हो नहीं गए आएगा। तो सर आप गए काम से। बिल्कुल। आपने मान लो डीआई क्रैक कर ली पूरी, लेकिन वो क्वेश्चन ही नहीं बना, डीआई तो आगे ही समझ में, लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहा है। बन रहा है तो वो कैलकुलेशन होता है, मिस्टेक हो रही है। वो तो होता है, ये गैप हमेशा से रहा है और ये रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर वो आप लोग रहेगा। इंग्लिश की महत्व अभी से समझ जाएंगे, तो हो सकता है आपका ये वाला सिलेक्शन जल्दी हो जाए। सिलेक्शन तो होना ही है, अगर आप इंग्लिश की इंपॉर्टेंस समझो नहीं समझो, लेकिन टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। अगर आपको जल्दी करना है तो आपको समझना पड़ेगा। देखो, हर एक एग्जाम का कुछ ना कुछ पैटर्न होता है, कुछ वीकनेस होती है, कुछ आप कह सकते हैं स्ट्रेंथ होती है। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर बैंकिंग एग्जाम में इंग्लिश वीकनेस है, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो आप इंग्लिश में उसको डिफीट कर सकते हैं। और जीए पहले था, 2020 से पहले 2019 में भी इवन जीए बहुत अच्छा हाँ, आता था। इजी था, स्टूडेंट का स्कोर इजी कार्ड था। देखिए आप, 24, 25, 30, 32, ये स्कोर रहते थे जीए आते हैं, में। और अभी अब नहीं देखिए आते। कट ऑफ ही 4, 2। कभी कट ऑफ जीए की इतनी गई नहीं। जीए की कट ऑफ पहले मैं देखता था हर बार 10+ ही रहती थी, या तो 11 रहती थी या 12 रहती थी। तो 11, 12 जब कट ऑफ जाती थी तो स्टूडेंट के 20, 18 तो आएंगे ही। लेकिन आज कट ऑफ जब 2.5 जा रही है, 3 जा रही है, तो स्टूडेंट के 10 मार्क्स भी नहीं आ रहे। मैं मेरी बताता हूँ, मैं देने गया था आरआरबी पीयू मीन्स, शायद 2019 या 20 की बात है, जब वो नहीं थे नीरज चोपड़ा, जब उन्होंने ज्वेलिन थ्रो हाँ करा हाँ था, हाँ हाँ जब उनको हाँ वो हाँ मिला था, हाँ क्या कहते हैं, हाँ हाँ उनको अवार्ड मिला था, नीरज हाँ चोपड़ा हाँ। जब फेमस हुए थे, तब मैं गया था पीओ मेंस देने, आरब भी पीओ मेंस। तो वहां पे सर जीए में बहुत मुझसे गंदा सिर्फ जी 10 क्वेश्चन ही था। हुए, सिर्फ 10 क्वेश्चन, सिर्फ 10 क्वेश्चन ही हुए। उसमें ही पूछ लिया था क्वेश्चन कि उन्होंने जो जेवेलिन थ्रो करा जेवलिन था का, उसका जेवलिन का वेट। वो वेट पूछ लिया था।
तो बस वहां से हम एक्चु समझ गए थे, वहां से आके मैंने अपने यूट्यूब पे भी बोल दिया था कि आज के बाद से जीए का पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। और उस टाइम से आज तक जीए का पर्सपेक्टिव बिल्कुल बदल गया है। चाहे और इंश्योरेंस का नॉर्मली एग्जाम हो, चाहे क्लर्क का एग्जाम हो, ये लोग हाँ, जीए को छोड़ ही नहीं रहे। जीए को ये लोग बना रहे हैं आरआरबीज आईएएस, में यूपीएससी हाँ, लेवल का। आरआरबी पीओ क्लर्क में थोड़ा सा जीए टेढ़ा आता है। जी जी। स्पेशली क्लर्क में तो कुछ अजीब सा ही सवाल पूछ लेते हैं। बिल्कुल सो बिल्कुल। उसको लेकर बहुत ज्यादा से स्ट्रेस मत लाइए। अगर आप 12 13 14 भी कर रहे हैं, इट्स डिसेंट। मतलब आप तो एक्यूरेसी के साथ जाइए, ये मत सोचिए यार हाँ, अटेम्प्ट एक्यूरेसी कम के हुए साथ, हैं, पर ये मत हाँ, सोचिए। क्योंकि मेरे जब 15 दस 16 अटेम्प्ट हुए 17 थे, कर रहे हो रहेगा। यस बिल्कुल, मेरे जब 10 अटेम्प्ट हुए थे, मैंने कहा 10 ही अटेम्प्ट हुए। लेकिन जब मैंने कट ऑफ देखी, जब मेरा रिजल्ट आया, तो कट ऑफ शायद 2 नंबर ही थी या 1.5 नंबर कट ही ऑफ था। लो हो जाती है। हाँ, तो कट ऑफ मुझे लो हो लग रहा जाती है, है। अगर आप डिसेंटली पढ़ रहे हैं, अगर आपको मेहनत कर रहे हैं आप, और आप इस कोई भी एग्जाम में स्टक नहीं हो रहे हैं कहीं पे, मतलब कहीं अटक नहीं रहे हैं, किसी क्वेश्चन को आप ईगोइस्टिक नहीं ले रहे हैं, किसी क्वेश्चन में आप ये नहीं सोच रहे यार मैं तो करके ही रहूंगा, तो आप कट ऑफ निकाल ही लेंगे और आप अच्छा कर लेंगे। आप अटकिए मत, बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, प्रिपरेशन अच्छे से करिए, कंटिन्यूटी रखिए, हो जाएगा। कंपटीशन हमेशा आपके पीछे ही रहेगा। अगर आप मतलब अगर आप पूरा प्रॉपर अपना प्लान लेके चल रहे हैं, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि उसमें। ठीक है। तो अब लास्ट एक सवाल निरंजन, जो स्टूडेंट का ये रहता है कि सर, जैसे कि जब आप मूक सोल्व कराते हैं, या जब हम किसी टीचर को देखते हैं कि यार वो कोई क्वेश्चन समझा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, ये सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, क्वांट में भी होता है, रीजनिंग में भी होता है। ठीक है। तो बेसिकली अभी मैं इंग्लिश पर्सपेक्टिव से आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे कि आपको पता है मैं मॉक सोल्व कराता हूँ, मॉक सोल्विंग अप्रोच देता हूँ कि क्वेश्चन को ग्रामर से आप स्ट्राइक करिए पहले, नहीं बने तो रीडिंग से करिए, या जितने कम टाइम में मैं सोल्व कराता हूँ। तो स्टूडेंट का ये कहना है सर, जब आप कराते हैं ना लाइव, तब तो हो जाता है, लेकिन जब हम खुद से करते हैं तब नहीं हो पाता। इसके बारे में आपका क्या कहना है, और आपने कैसे फेस करा इसको? आ, मेरा ये है कि मैं मॉक मेरे खुद के अप्रोच पर देता हूँ। ओके। मैं देखता सबका हूँ, बट अल्टीमेटली मुझे ये दिमाग में रहता है कि किसी मॉक को कैसे देना है। जैसे मैं पूरा मॉक पहले, जैसे मेंस का होता है स्पेशली, मैं पहले स्कैन कर लेता हूँ कि क्या आया है। उसके हिसाब से मैं प्रायोरिटाइज कर लेता हूँ कि हाँ, ये क्वेश्चंस मुझे पहले करने हैं। तो मैं वो पहले सारे क्वेश्चन करता हूँ। जहाँ पे ग्रामर लगा, ग्रामर है। अगर कुछ नहीं बन रहा है, मैं वहीं पे छोड़ देता हूँ इमीडिएटली। मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिस इज हाउ आई डू। एंड रही बात नहीं आता है या जो होता है, ये रेगुलर प्रैक्टिस से होगा। बिकॉज किसी का समझ लीजिए इंग्लिश बहुत अच्छा है, उसको इंटरेस्ट भी है। अच्छा होना और इंटरेस्ट होना दोनों अलग होता है। बिल्कुल। बिकॉज अच्छे तो बहुत से लोगों के क्वांट भी होती है, बट उनको इंटरेस्ट उतना नहीं होता है। जी। बट वही है, जब आपका इंटरेस्ट भी हो, आप अच्छे भी हो, तो ऑब्वियसली चीजें बहुत इजी हो जाती है। लेकिन अगर दोनों चीजें अलग होती है, तब प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहले तो इंटरेस्ट डेवलप कीजिए सब्जेक्ट में, उसके बाद आप काम कीजिए। उसके बाद ध्यान से देखिए कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। टीचर तो करा देता है, उस मॉक को पहले आप अटेम्प्ट कीजिए। डिफरेंस को देखिए कि हमने कहाँ गड़बड़ की है। और अगर किसी पर्टिकुलर फ्रेंड के साथ आप पढ़ते, जो मैं करता था, जैसे क्वांट में मेरे उतने अच्छे मार्क नहीं आते थे, तो जो अगर मॉक दे दिया, तो मेरे एक फ्रेंड है, तो मैं उनसे बोल देता था। तो वो मॉक अटेम्प्ट करने के बाद हम लोग गूगल मीट पे मिलके, वो मुझे बताते थे कि अच्छा, तुम ये क्वेश्चन देख सकते थे, इसमें ये कर सकते थे। या पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन पे मुझे डाउट है कि अच्छा, मुझसे ये नहीं हुआ, तो वो मुझे बताते अच्छा, इसको इसको स्किप करना था, ये नहीं चाहिए, ये वाला करो, ये इजी था। तो वहां पे मैं ध्यान रखता था कि हाँ, फिर वो मुझे बताते कि अच्छा, तुम्हारा ये टॉपिक स्ट्रांग है, तो इसको इस तरह से करो। तो स्ट्रेंथ ढूंढिए पहले कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर किसी की ग्रामर बहुत अच्छी है, तो एरर के क्वेश्चन होंगे, फ्रेज रिप्लेसमेंट होंगे, तो वो क्वेश्चन ज्यादा कीजिए पहले। फिर उसके बाद बाकी चीजों में जाइए। अगर किसी का कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा है, उसको काफी अच्छे स्कोर आते हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस पहले पिक कीजिए। डिपेंड करता है। मतलब और इंडिविजुअल जितना हो सके, पर्सन के ऊपर डिपेंड हाँ, करता है सब। वो डिपेंड करेगा, क्योंकि एक साइज किसी के ऊपर फिट नहीं होता है, तो एक स्ट्रेटजी हर किसी पर फिट नहीं होगी। तो डिपेंड करेगा कि आपका माइंडसेट क्या है, आपको क्या पसंद है। बिकॉज मैं मेरा बोलूँ तो मुझे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पसंद है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी की वो चॉइस हो। तो डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। आप पहले अपनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ और वीकनेस ढूंढिए, स्वॉट एनालिसिस कीजिए कि कहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग है, कहाँ वीक है। उसके बाद काम कीजिए, और एक बार देखिए कि टीचर ने, एक बार आपने मॉक सॉल्व कैसे करते हैं देख लिया, उसके बाद खुद से कीजिए।
देखिए इनिशियली 2-3 मॉक्स डिफिकल्ट होते हैं हैंडल करना, बट ग्रेजुअली होगा जब आप बिना किसी, एक कहता है ना, प्री कंसीव नोशन लेके या बिना किसी लाइक एक अटेम्प्ट। रिजर्वेशन के आप चीजें करेंगे कूल माइंड से कि हाँ ठीक है, क्योंकि सीरियसनेस लिमिटेड रखिए। हम क्या होता है ना, या तो एकदम बिल्कुल केयरलेस हो जाता है या ओवर ऑब्सेसिव हो जाता है कि अरे क्यों नहीं हो रहा है। वो भी नहीं करना है, ये बिल्कुल इतना कि हाँ ठीक है क्यों नहीं हो रहा है, रीजन जानिए, उस पर काम कीजिए। और बाकी एक चीज, मॉक के मार्क्स फ्लक्चुएट बहुत होंगे। वो एक पॉइंट पे आके क्या होगा कि जब आपके बढ़ने लगते हैं मार्क्स, एक पॉइंट पे जब लास्ट में क्या होता है कि एक या तो स्टैग्नेशन आ जाता है या फिर फ्लक्चुएट होने लग जाता है, दोनों चीजें होंगी। तो वहां पे आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि अब क्या करें। तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, और मैं ये भी कहूंगा कि मॉक्स बहुत ज्यादा भी मत दीजिए, क्योंकि फाइनल एग्जाम तक आते आते आपका ऐसा ना हो कि मॉक देते देते ऐसा हो कि आपको फील ना आए। वो एक होता है ना कि अब बस हो गया, अब मतलब नहीं देना, एक बोर्डम हो मोनोटोनस हो जाता है, जाता है, मोनोटोनस हो जाता मोनोटोनस हो जाए, है। स्टैग्नेशन आ जाता है, वो स्टैग्नेशन नहीं लाना है। हम्म। बीच बीच में गैप रखिए थोड़ा, अभी उतना मत दीजिए। जब आपके एग्जाम पास हो तब मॉक की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्योंकि वो होता है रेस में, आप लास्ट में जब ज्यादा एफर्ट देते हैं तभी आप जीतते हैं। तो वो वाला एफर्ट लेना है। ऐसा नहीं कि अभी बस हम हर दिन 2-3 मॉक लगा दिए, नहीं। अभी कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कीजिए, टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस कीजिए अभी। बाद में जब सिलेबस कंप्लीट हो गया, एग्जाम पास में है, तब आप लगे कि हाँ, जब जून के मिड से जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद 1.5 महीना रहेगा, तब आप फुल लेंथ पर जाइए धीरे धीरे। तो ग्रेजुअल प्रोसेस पर जाइए, एक ही दिन का 10 घंटे का शेड्यूल मत बना लीजिएगा, अगर किसी को आदत नहीं है। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है जी। कि हम 10 घंटे का शेड्यूल बना लेते हैं, एक दिन फॉलो किया, 2 दिन, फिर तीसरे दिन अब नहीं हो रहा है। छुट्टी। पहले दिन 2 घंटे, 2 दिन बाद फिर 1 घंटा बढ़ाइए, ग्रेजुअली बढ़ाइए, तो वो ज्यादा बेटर है। तो ऐसे ही एनालिसिस कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके कीजिए, एक साथ ज्यादा चीजें लेने की कोशिश मत कीजिए। ओके, थैंक यू निरंजन। अब एक थैंक बस यू। लास्ट क्वेश्चन, आपकी बातों से वो क्वेश्चन निकला है, जैसे कि आपने कहा कि हाँ रीडिंग पर्सपेक्टिव, तो हाँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट का रीडिंग के ऊपर ये क्वेश्चन आता है कि सर, जो आरसी आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आता है, प्रीलिम्स में क्या अप्रोच रहनी चाहिए जब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, और मेंस में क्या अप्रोच रहनी चाहिए, आपका क्या राय है? मैंने अपना एक अप्रोच जो है वो बिल्कुल सिंपल रखा, कि जैसे कैट में पढ़ाते हैं कि एक स्टाइल ऑफ राइटिंग पढ़ाते हैं, स्टाइल ऑफ राइटिंग होती है एक चीज। तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है, एक डिफरेंट एक पैसेज को लिखे होने की बहुत सारी स्टाइल्स होते हैं। तो मैंने हमेशा दो चीजें रखी है, कि अगर ये पैसेज है कैसा, क्या ये नैरेटिव है या एक नॉन नैरेटिव पैसेज है। नैरेटिव मतलब जो स्टोरी बेस्ड हो गया, कोई एनेक्डोट वाला हो गया। तो ऐसे पैसेजेस में क्या होता है कि आप पढ़ लीजिए पैसेज, आपको याद ही हो जाएगा, उसके बाद आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लीजिए। लेकिन अगर वो वैसा नहीं है, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है, या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, साइंस बेस्ड है, तो एब्स्ट्रैक्ट है, तो वहां पे आपको क्या करना है, पहले आप क्वेश्चंस देखिए क्या है, एक बार क्वेश्चंस देख लीजिए, उसके बाद देखिए कि फोकस कहाँ कहाँ पे किया गया है, क्या कीवर्ड्स है। उसके बाद पैसेज पढ़िए और हाईलाइट कीजिए कि किस पैराग्राफ से वो क्वेश्चन पूछा गया है। देन आप अटेम्प्ट कीजिए, बिकॉज अब सीधा जाकर हमारी आदत होती है कि मेंस में भी या इवन प्री में भी हमने देख लिया कि अच्छा पैसेज में एक एरर डिटेक्शन का है, वो तो ठीक है। लेकिन वो कैब का जब जाते हैं ना, तो हमने वो कैब देखा, अच्छा ये वर्ड है, इसका एंटोनिम क्या होगा, सीधा मार्क कर दिया। लेकिन हम कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ते कि वो पैराग्राफ में क्या लिखा है। तो क्या होता है कि प्रॉब्लम ये है कि कॉम्प्रिहेंशन में कि एक वर्ड के कई यूसेज है, अब उस लाइन में उस पैराग्राफ में क्या वर्ड किस तरह से यूज किया गया है। जैसे टैक्सिंग वर्ड है, अब टैक्सिंग के कई मीनिंग है, टैक्स लगाने को लेकर भी है, और एक जो फिजिकल लेबर है उसके ऊपर भी है। अब उस वर्ड लाइन में पर्टिकुलरली कैसे हम लोगों ने मतलब फिट किया है उसको, वो हमें नहीं पता, हमने सीधा मार्क कर दिया, तो वो भी गलत है। सो इट्स बेटर कि वो सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चंस देख लीजिए पहले, क्वेश्चंस देखिए कि कहाँ कहाँ पे हाईलाइट किया गया है, देन कम टू द पैसेज, थोड़ा सा पढ़िए, दिख जाएगा कि आपको हाँ यहाँ से वो आंसर मिल रहा है। तो बस उस पैसेज को पढ़कर आप अपने आंसर्स करते जाइए। कोशिश कीजिए प्री में जिनका अच्छा नहीं है कॉम्प्रिहेंशन, बिल्कुल लास्ट में अटेम्प्ट करें, बिकॉज टाइम लगता है, क्योंकि मेरा खुद का ही एसबीआई क्लर्क में बहुत टाइम गया था, बिकॉज पैसेज और क्वेश्चन दोनों ही बहुत लेंदी थे। पैसेज ट्रिकी भी था और क्वेश्चंस भी लेंदी थे, तो मैंने लास्ट के लिए रख दिया।
और उसमें भी कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो इट्स बेटर ऑन अ सेफर साइड। जिनका उतना अच्छा नहीं है वो भी मैं कहूँगा लास्ट में करिए। पहले वो अगर एरर के क्वेश्चंस है वो कैप के वो पहले कर लीजिए थोड़ा सा पढ़ के। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन उठाइए वो जो सिंपल सिंपल है, बहुत अगर कोई फैक्ट बेस्ड है तो वो करिए। और जिनका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है उनको तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा लास्ट में करे तो पूरा प्रॉपर कर लीजिए। बिकॉज एक पैसेज अगर आपको, एक क्वेश्चन पैटर्न अगर आपको 10 नंबर दे सकता है तो बहुत अच्छी बात है, और मेंस के लिए वो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। तो यही मैं कहूंगा कि, और एक चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से, जैसे सर ने भी कहा, लैंग्वेज है ये एक सब्जेक्ट नहीं है। क्वांट रीजनिंग सब्जेक्ट है, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज जो कि एक सब्जेक्ट भी है। तो लैंग्वेज को लैंग्वेज के हिसाब से ट्रीट कीजिए। जैसे हम किसी दूसरी स्टेट में गए तो कैसे सीखते हैं, कीवर्ड्स पकड़ते हैं, कॉमन कॉमन फ्रेजेस पकड़ते हैं, तो वहां से शुरू कीजिए जैसे हम सीखते हैं। तो डोंट गेट स्वेड अवे बाय कि अच्छा ये बहुत ज्यादा टफ है या बहुत ज्यादा इजी है। इजी मेरे लिए हो सकता है लेकिन उसके लिए नहीं होगा जिसने पूरा प्रॉपर ग्रेजुएशन तक हिंदी मीडियम में पढ़ा हो। तो उनके हिसाब से भी मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिस स्कोर नहीं देता है, स्कोर दे सकता है, प्रोवाइडेड आप थोड़ा सा पेशेंस रखकर काम करें। ठीक है। और मैं ये भी कहूंगा कि ऐसा भी नहीं कि आपको 30+ स्कोर करना ही है। इवन इफ यू आर गेटिंग प्री में अगर 20 22 20 तक भी ला रहे हो, डिसेंट है, कोई बड़ी बुरी बात नहीं। अगर आपके बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे हैं वो भी डिसेंट है। मेंस में भी हो जाते हैं प्रोवाइडेड आप सही तरीके से प्रैक्टिस करें। और बहुत ज्यादा घबराए नहीं। पहली बात तो अगर आप बैंकिंग के आए हैं या कोई भी एग्जाम में इंग्लिश है तो उस सब्जेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा, मतलब मार्केट में बहुत सारी बातें फैल जाती है बिल्कुल कि ये बिल्कुल ऐसा है सर, वैसा है। स्टूडेंट ये कहते हैं डिमोटिवेशन हो रहा है सर, हम सर आरआरबी में हिंदी ले लें क्या, ये सब बातें। तो वो क्या करते हैं अपने, मतलब एक दो रिजल्ट सही नहीं आया ना उनके तो वो घबरा जाते हैं, फिर वो स्किप करने की सोचते हैं क्योंकि उनके पास हाँ ऑप्शन है ना स्किप करने का, तो ये दिमाग में आ वही। जाता है। अब आप आईबीपीएस पीओ में क्या करोगे? मान लो आपने अभी हिंदी ले ली, सपोज करो आप हिंदी में अपना दिमाग डाइवर्ट करोगे पूरा, जैसे ही आरआरबी पीओ खत्म होगा फिर हिंदी तो छोड़नी पड़ेगी। तो वही आप तो बिल्कुल ही लाइन से कट हो गए ना। जिस समय आप हिंदी कर रहे थे आप इंग्लिश से कट हो। फिर जब आप आईबीपीएस पीओ एसबीए पीओ के टाइम पे इंग्लिश में आ रहे हो तो आप उन स्टूडेंट से पीछे हो गए जो ऑलरेडी स्टार्टिंग से इंग्लिश में। सर, आरआरबी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी आईबीपीएस पीओ का सेक्शनल नहीं निकाल पाए इंग्लिश का। बताओ। तो ये प्रॉपर मैंने स्कोर्स देखे हैं। एक ने तो भेजा है कि भैया बताइए मेरा क्या करूं, मेरा तो इंग्लिश में सेक्शन नहीं लिखा है, जबकि उसने आरआरबी क्लर्क निकाला हुआ है, पीओ भी निकाला हुआ है। तो देखिए एक प्रॉब्लम ये भी है, मतलब मैं अभी किसी का नाम नहीं लूंगा, कुछ है ऐसे फैकल्टीज जो स्टूडेंट को बोलते हैं अच्छा इंग्लिश अच्छा नहीं है, ठीक है तुम आरआरबी दो, हम्म। बाकी एग्जाम मत दो। या बोलेंगे अरे कोई बात नहीं क्वांट रीजनिंग अच्छा करो, क्वांट में बहुत फुल मार्क्स आ जाएंगे ये वो। आरआरबी तक वो हो जाता है सर। जी। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ, आप भी जानते हैं क्वांट क्या आता है। बिल्कुल। एसबीआई पीओ में सिर्फ वो प्रोबेबिलिटी वाली DI ही थी जो करने लायक थी, वो 3 नंबर की। बाकी पूरा पेपर एक नाइटमेयर था। आईबीपीएस पीओ 2022 जो मैंने दिया था, मैं 24 नंबर लेकर आया था उसमें, वो भगवान जाने कैसे आ गए। वो पेपर अब तक रोते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इस बार आईबीपीएस पीओ का पेपर इजी आया था, लेकिन लास्ट ईयर जो आया था हम लोग बहुत रोए थे 22 में। इनफैक्ट मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये क्वेश्चन पैटर्न आएंगे, इस तरह के आएंगे। और कुछ मतलब ढूंढने से भी नहीं मिला था कि हम कहाँ से स्कोर करें, ऐसी हालत थी। तो आप नहीं कर सकते। और इस साल देखिए क्रिटिकल रीजनिंग रीजनिंग में इतना ज्यादा आ गया। आईबीपीएस पीओ मेंस पूरा पजल से भरा हुआ था। मिसलेनियस में सिर्फ एक मशीन इनपुट आउटपुट डेटा सफिशिएंसी, बाकी 10 नंबर का क्रिटिकल रीजनिंग का पूरा सेट आ गया। जी जी। अब इतना मार्केट में था कि क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है, और हम्म। मैं शुरू से ही उस पर डिपेंडेंट था। तो लकीली मेरे लिए तो पेपर उतना ठीक ठाक निकल गया, मेरे तो स्कोर आ गए। पर जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पजल में स्टक हो गए, पजल और सेक्शनल नहीं निकला है। तो किसी भी सब्जेक्ट को आप टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, और किसी भी टॉपिक को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। आज क्रिटिकल के लिए एसबीआई क्लर्क मेंस में 15 नंबर की क्रिटिकल रीजनिंग आई है सेकंड शिफ्ट में। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कभी अनएक्सपेक्टेड था, हर स्टूडेंट बोल रहा था कि ये क्या हो गया। तो एग्जामिनर बोल रहा है आपको हर टॉपिक पढ़िए, आप कुछ छोड़ नहीं सकते। अगर आप प्री में भी बच गए ना तो मेंस में आपको फंसाएगा। बिल्कुल। तो डोंट, तो शॉर्टकट नहीं चलेगा। और जो टीचर्स आपको शॉर्टकट दिलवा रहे हैं ना,
कुछ दिनों में उनकी दुकानें बंद होगी। सो हम्म। इट्स बेटर आप हर टॉपिक पढ़े, हर सब्जेक्ट को पढ़े, हर तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, मॉक्स दे। और मॉक्स में भी मैं एक बहुत बोलूंगा, प्राइस को लेकर, प्राइसिंग को लेकर काफी बोलते हैं कि महंगा है सस्ता है जो भी है। मैं एक ही चीज बोलूंगा, जैसे एक दो प्रमोशन भी बहुत सारे होते हैं, तो बी अवेयर। जैसे ऑलीबोर्ड का बोलते हैं प्रैक्टिस मॉक का, अच्छी टेस्ट सीरीज है, एक्सपेंसिव हो सकती है लेकिन उनका कंटेंट अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि ऑलीबोर्ड की इंग्लिश बहुत अच्छी है। बिल्कुल। दे हैव लाइक एक सर्टेनली एक लेवल है। हाँ, प्राइसिंग को लेकर बहुत बोलते हैं कि है महंगा, बट क्वालिटी में भी है। सो जो ब्रांड्स है, दो तीन नाम जो बहुत अच्छे हैं, एक्सपेंसिव है थोड़े, पर उनका कंटेंट बहुत अच्छा है। सो स्टिक टू देम। कोई नया आ रहा है तो उसको फट से ले मत दीजिए कि मेरे टीचर ने बोला है। थोड़ा वेट कीजिए, देखिए उसको क्या है, फीडबैक्स लीजिए, बिकॉज एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट अभी तक मतलब बहुत कम ही दो दो तीन प्लेटफॉर्म में वो ही दे पाए हैं। तो किसी टीचर के फैन बॉय बन के कुछ मॉक मत ले, पहले देखें, जज करें, थोड़ा सा टाइम ले, अपना दिमाग लगाएं। सबसे पहली बात है कि हम अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। जी जी जी। स्टूडेंट भी सबकी बातों में आ जाता है। मैं आज बोल दूं कि नहीं ये मॉक लो, हाँ भैया आपने कह दिया ले लेंगे, नो। आपको पहले खुद सोचना है कि मैं लूं कि नहीं, क्या वो रेलेवेंट है, क्या मैं पैसे इन्वेस्ट करना सही होगा कि नहीं। तो थोड़ा सा पहले। इंट्रोस्पेक्शन खुद की तरफ से जाता है, जी, तो वो पहले भी खुद से जरूरी है। हमें चेक करना चाहिए उसका लेवल। हाँ देन फिर हमें हाँ, पूरा एनालाइज करने के बाद, क्योंकि देखो आजकल स्टूडेंट इतने समझदार हैं, इतना आप कह सकते हैं इतनी अवेयरनेस है कि उनको पता है कि क्या अवेयरनेस। आएगा। मेमोरी बेस पढ़े हैं। अब पहले तो इतना नहीं था, इतना यूट्यूब नहीं था, इतना टेलीग्राम नहीं था, लेकिन आजकल है। आपको पता है हाँ ये लेवल आता है, स्टूडेंट भी बता देते हैं आपस में यार ये लेवल का है। टीचर से देख लीजिए आप, बहुत सारे सोर्सेस हैं पता करने के लिए। तो जो आपको कुछ कॉस्टली दे रहा है तो उसका मतलब उसके पीछे कोई रीज़न है, कोई बात है, तभी वो दे रहा है। नहीं तो उसको भी पता है यार इतना बड़ा मार्केट है, अगर मैं कॉस्टली दूंगा तो मेरा कोई लेगा नहीं, तो उसको भी पता है मैं कॉस्टली दे रहा हूँ तो मैं मेहनत कर रहा हूँ प्रॉपर, इसलिए आपको कॉस्टली दे रहा हूँ। तो आपका कहने का मतलब ये क्वालिटी फॉर कंटेंट पे जाइए, है ना, रैदर देन आप प्राइस को देख के थोड़ा कॉम्प्रोमाइज मत करिए। अच्छा, एक और बात निरंजन मैं पूछना चाहूँगा, आपने कहा कि क्रिटिकल रीजनिंग, तो आपको नहीं लगता ऐसा कि जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो क्रिटिकल रीजनिंग में भी उसको थोड़ी हेल्प मिलती है? क्या कहना है? हाँ सर, मिलती है। और मैं इस चीज़ को 100% एंडोर्स भी करता हूँ। बिकॉज मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ को, हमने सिविल सर्विस के टाइम पे भी हमें सीसेट के पेपर में क्रिटिकल रीजनिंग का एक असर्शन रीजन वगैरह हमें पढ़ना पड़ता था, तो वो मुझे आते थे। तो 22 में भी पढ़ा है और इस साल भी पढ़ा है। तो वो हमेशा से ही मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया रहा है, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ हमेशा से। और क्रिटिकल रीजनिंग को लेकर मैंने भी एक अपना व्यू शेयर किया है अपने यूट्यूब के थ्रू कि अ, अभी इस साल से काफ़ी डिबेट है, क्योंकि सर्टेन टीचर्स रीजनिंग के पेड कोर्स में भी नहीं पढ़ाते थे क्रिटिकल रीजनिंग। बिल्कुल बिल्कुल। अब उन पर प्रेशर आ गया है कि पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 10 से 15 नंबर आ रहे हैं मेंस में, हम्म। पजल्स नहीं बन रही है, बिल्कुल। पेपर का पैटर्न हर दिन चेंज हो रहा है, तो अब उनके लिए प्रेशर है कि डिलीवर करना है। और स्टूडेंट जो अब तक इवन टॉपर्स बोल रहे थे कि स्किप कर दो, अब उनके लिए भी प्रॉब्लम होगा कि अब वो भी नहीं बोल सकते। सो मेरा सजेशन है, क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ें। कहाँ से पढ़ना है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। एजुकेटर्स हैं, कुछ एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, मैंने शेयर भी किया है कौन है। पढ़े, जिनसे पढ़ना है पढ़े, प्रैक्टिस करें। किस प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा नहीं कि बस एक बार पढ़ लिया। क्या होता है ना कि क्रिटिकल रीजनिंग में दिखने में बड़ा सिंपल सा लगता है, अरे हाँ ये ऐसे होगा, नहीं होता है। आपको वो टर्म समझना होता है, आपको उसकी लिमिटेशन समझनी होती है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है। तो जी। थोड़ा सा पढ़े, पेशेंस के साथ कॉन्सेप्ट सीखे, प्रैक्टिस करें। उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना बोलते हैं, और जितना लोग कुछ कुछ बोलते हैं नहीं बहुत ज़्यादा इजी है, वो भी नहीं है। थोड़ा सा केयरफुली पढ़कर करेंगे, तो जैसे आप पजल्स वगैरह सॉल्व करते हैं, वहाँ पे भी हमारी रीजनिंग एबिलिटी, जो लॉजिकल थिंकिंग है वो मतलब क्वेश्चन की जाती है, तो वैसे ही है। वेरी लॉजिकल चैप्टर है, आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके मेंटर ने आपको सही तरीके से पढ़ाया है, डायरेक्शन दी है, और प्रोवाइडेड आपने प्रैक्टिस की है उसकी, क्वेश्चन किया है, क्रॉस क्वेश्चन किया है। जितना आप क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, जितना आप मतलब सेल्फ इवेल्युएशन करेंगे ना, उतना ही लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगी और उतना ही वो टॉपिक आपका स्ट्रांग होगा। तो क्रिटिकल रीजनिंग अभी सबसे मतलब कहता है ना डिबेटेबल टॉपिक है, हॉटेस्ट टॉपिक है अभी मार्केट में। तो और इट्स पढ़े। बेटर पढ़कर जाए,
पढ़कर जाए, बिकॉज उसके इन्फरेंस आप सीखेंगे, एजम्पशन सीखेंगे, जो हमें मेंस में आरसी में काम आएंगे। जी तो अगर आप वहां से सीख लेते हैं, क्योंकि कैट के पेपर में आता है वीएआरसी सेक्शन में क्रिटिकल रीजनिंग होता है, वो इंग्लिश के फैकल्टी ही पढ़ाते हैं। तो इट्स बेटर पढ़ लें, बिकॉज वो मेंस में आपको एक दो नंबर दिला ही देगा कहीं ना कहीं। जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो भी दो तीन नंबर ले आएंगे वहां से। सो सेफर साइड पढ़ लीजिए, काम आएगा लॉन्ग टर्म में, सिलेक्शन के लिए इजी हो जाएगा। जी जी जी। ओके। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि अगर आप इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो थोड़ा बहुत आपको पुश मिलता है क्रिटिकल रीजनिंग में, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग में आपको याद होगा, आपने कहीं बार देखे होंगे क्वेश्चन, वो कहते हैं इसका इन्फ्रेंस क्या होगा। तो वो इन्फ्रेंस हम पढ़ते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, वही होता है। पूछता है अजम्पशन क्या होगा, तो अजम्पशन जब आप इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आप अजम्पशंस भी कर सकते हैं, है ना। बस क्रिटिकल रीजनिंग में क्या होता है, जैसे कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कोर्स ऑफ एक्शन में क्या माइंडसेट होना चाहिए, सबसे पहला आप काम क्या करेंगे। तो ये सब चीज़ें अगर आप थोड़ा बहुत लॉजिकली इसको अप्रोच करेंगे और डेली प्रैक्टिस करेंगे तो लॉजिकल रीजनिंग इतनी इजी है, मतलब इजी मतलब इतना स्कोरिंग है, कम टाइम में आप इसमें भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। एक पजल को बनाने में आपको भले 5 से 10 मिनट लग जाए, लेकिन एक क्रिटिकल रीजनिंग के एक क्वेश्चन करने में अगर आप आराम से भी बिल्कुल रिलैक्स होके ही पढ़े तो 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैंने भी बहुत हाँ, बार क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस करे। क्रिटिकल रीजनिंग मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि मैं पजल वजल इतनी करता नहीं हूँ, अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन एग्जाम देना होता है, मेंस निकालना होता है, चेक करने के लिए लेवल क्या है। तो मैं क्रिटिकल रीजनिंग का ही सहारा लेता हूँ, क्रिटिकल रीजनिंग के ही क्वेश्चन मैं ज़्यादातर एग्जाम में बना के आता हूँ। तो मुझे लगता है क्रिटिकल रीजनिंग अगर आपने एक बार वो लॉजिक डेवलप कर लिया, और मेरा ये मानना है क्रिटिकल रीजनिंग आप जब भी करें तो आप ये देखें एग्जामिनर क्या सोच के क्वेश्चन बना रहा है। अगर हम ये सोच के अगर क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एग्जामिनर ने क्यों बनाया, क्या थिंकिंग थी, तो हम जल्दी आंसर कर पाएंगे। अगर हम ये चेक कर लेंगे ना कहाँ फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो हमें जल्दी वो पॉइंट पकड़ में आ जाता है। तो यस बिल्कुल, तो आपको क्रिटिकल रीजनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। और इंग्लिश जैसा कि है, तो आपको इंग्लिश अच्छी करनी है तो पूरा ये इंटरव्यू आपके सामने है, आप इंटरव्यू को बहुत अच्छे से देखिए, 2 3 बार देखिए, और इसमें जो भी चीज़ें बताई गई है उसको लिटरली आप इम्प्लीमेंट करिए, तभी रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है आपने बस सुना सो गए और चलो छोड़ो। आप इसमें जो भी बातें बोली गई हैं ये सब कुछ प्रैक्टिकली प्रूवन है। आज आपके सामने स्टूडेंट बैठे हैं, इन्होंने 2 मेजर एग्जाम निकाले हैं और बहुत अच्छी लीड के साथ निकाले हैं, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ निकाले, है ना। तो आपको पूरी कोशिश करनी है ये जो भी इस इंटरव्यू में बोला गया है उसको इम्प्लीमेंट करें। कुछ भी अगर आपका प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, तो कमेंट में लिखिए, या तो मैं उसका रिप्लाई करेंगे, नहीं तो निरंजन जैन अगर वो फ्री रहेंगे तो वो उन आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करेंगे। ठीक है। तो आज का इंटरव्यू हम यहीं तक रखते हैं, और हम निरंजन जैन को हम सभी मिलके बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहेंगे, और फ्यूचर के लिए ऑल दी बेस्ट बोलना चाहेंगे। थैंक यू आपका सर। फ्यूचर बहुत अच्छा हो, आप और बड़ी बड़ी अपने लाइफ में ऊंचाइयों को छुएं, और जो भी आपका ड्रीम है, सपना है, वो आपका जल्द से जल्द पूरा हो। थैंक यू सो मच सर, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आई होप इस वीडियोस के थ्रू बहुत कुछ लोगों को जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, एंड कुछ सीखने को मिला होगा। एंड डेफिनेटली सर, आगे भी कुछ प्लान्स है, डेफिनेटली शेयर करूंगा, और आई होप कि वो भी हो जाए। सो ऑल द बेस्ट सर, आपके लिए भी, आपने भी एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। सो ऑल द बेस्ट, आप भी अच्छा करें सर। थैंक यू निरंजन। ठीक है, थैंक आप थैंक करिए बढ़िया, कोई भी अगर हेल्प हो, कुछ भी अगर आपको हो तो बताइएगा, हम सब आपके साथ हैं, सब आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है। जी। चलिए, आप जी सर, बहुत जी अच्छा सर। लगा आपने इतना कीमती समय हमें दिया। और मैं चाहता था ये थैंक यू। इंटरव्यू मैं इसलिए करूं कि मैं अपने स्टूडेंट को जो मुझसे टच में है, तो मैं उनको ये बता पाऊँ कि जो स्टूडेंट मुझसे अभी पढ़ रहे हैं तो वो कनेक्टिविटी कैसे बना पाए। तो कनेक्टिविटी का एग्जाम्पल एक ये आपके सामने, एक और स्टूडेंट हैं जिनसे मैंने इंटरव्यू लिया था, तो वो भी एक एग्जांपल आपके सामने। और भी इंटरव्यू मैं लेते जा रहा हूँ जैसे जैसे मैं फ्री हो रहा हूँ, तो इंटरव्यू की पूरी सीरीज आपके सामने आ रही है, तो आप देखिए ये स्टूडेंट कैसे यूज़ कर पा रहे हैं जो भी इन्होंने सीखा है, और कैसे ये अपने ड्रीम को अचीव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली आप भी अचीव करेंगे, और आप भी बहुत अच्छा करेंगे जैसे इन्होंने करा है, और एक दिन आप भी मेरे सामने होंगे और मैं इस तरफ आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। ठीक है। चलिए, मिलते हैं आप सभी से। ठीक है निरंजन। थैंक यू। ओके, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया तरीके से आपने सारे क्वेश्चंस का बहुत काम होके बहुत डिटेल में आंसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है। थैंक यू ओके सर। निरंजन, कॉन्ग्रेचुलेशन। Oh, oh, thank you.